साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पलटू पुत्र यानी नीतीश कुमार का बेटा जल्दी ही राजनीति में आ रहा है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आगामी 29 जून को नई दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। अब जब भी ऐसी कोई बैठक जदयू की बुलाई जाती है तो वहां कुछ राजनीतिक भूकंप आता है, सियासी जलजला आता है। जैसे पहले भी जब नई दिल्ली में जदयू नेताओं का जुटान हुआ है, बड़े नेताओं का, तब कुछ बड़े बड़े फैसले किए गए हैं। जैसे कुछ महीने पहले आपको याद होगा, लल्लन बाबू जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, ललन सिंह। फिर पलटू को ऐसा संदेह हुआ कि ललन सिंह लालू यादव के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। सत्ता के गलियारों में ये बात तैरने लगी कि हो सकता है बिहार में सरकार बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लल्लन सिंह उप मुख्यमंत्री बन जाए। तो पलटू के कान खड़े हो गए। पलटू ने आनन फानन में जदयू की बैठक बुलाई नई दिल्ली में और ललन सिंह का वहां से पत्ता साफ कर दिया। अध्यक्ष पद से हटाकर पलटू खुद अध्यक्ष पद पर विराजमान हो गए। इसके पहले भी एक बार ऐसे ही हुआ था हंगामा। उस समय RCP सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनके बारे में भी पलटू को खबरें मिली कि RCP सिंह जो है वो तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर कुछ खेला करने वाले हैं, खेला हो बे। तो उसके बाद फिर पलटू सावधान हो गए, चौकस हो गए। उन्होंने नई दिल्ली में आनन फानन में जदयू की बैठक बुलाई और फिर पलटू ने RCP सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया और ललन सिंह को अध्यक्ष बना दिया था। तो ये सब होता रहता है। इसलिए जब 29 तारीख को यानी आज से 12 रोज बाद जब जदयू की बैठक बुलाई गई है तो एक बार फिर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। लोगों को लग रहा है कि इस बार पलटू क्या गुल खिलाएंगे। अब देखिए, खबर ये आ रही है कि इस बार एक बड़ा गुल खिलने वाला है। बड़ा गुल क्या खिलने वाला है, तो 2-3 बातें आ रही हैं उसमें। उसमें एक बात यह है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन बाबू की छुट्टी होगी, क्योंकि ललन सिंह तो नरेंद्र मोदी की सरकार में माननीय मंत्री बन गए हैं, पंचायती राज विभाग बन गया है, उसके कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। सबसे ज्यादा निराशा यदि किसी को हुई तो वो हमारे संजय झा को हुई, क्योंकि संजय झा राज्यसभा सांसद बने थे कुछ महीने पहले और उनको पूरा विश्वास था कि जब सरकार बनेगी तो उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। संजय झा के राम भक्तों से रिश्ते भी काफी अच्छे रहे हैं। एक जमाने में संजय झा आपको अरुण जेटली के PA हुआ करते थे, सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो इस बार भी संजय झा की बिल्कुल लाट टपकने लगी थी कुर्सी के लिए। और जैसा लोग बताते हैं कि झा जी ने कुर्ता पजामा भी सिलवा लिया था, उस पर आयरन भी करवा लिया था और चूड़ा दही खा के बिल्कुल कटिबद्ध थे कि राष्ट्रपति भवन से कभी भी फोन आ सकता है तो जाकर शपथ ले लेना है। लेकिन झा जी का कुर्ता पाजामा पड़ा रह गया, चूड़ा दही पड़ा रह गया और वो मंत्री नहीं बने। तो मंत्री नहीं बने तो निराशा हुई उनको, जो स्वाभाविक है। तो पलटू ने कहा है कि ठीक है, घबराइए नहीं झा जी, इस बार हम आपको सांत्वना पुरस्कार दे देंगे, आपको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो ये चर्चा अभी जोर से सत्ता के गलियारों में चल रही है कि 29 जून को हो सकता है संजय झा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जाए और पलटू राम बहुत दार्शनिक अंदाज में कहें कि मैं एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर कायम हूं, इसलिए मुझे एक ही साथ मुख्यमंत्री और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 कुर्सियों पर बैठना अनैतिक लग रहा है। अब पलटू राम के मुंह से अनैतिक शब्द सुनने पर कुछ हलचल मस्ती है, लेकिन वो तो स्वाभाविक है उनके लिए किसी चीज को अनैतिक कह के रिजेक्ट करना। अब साथियों, ये एक नई बात अब फिजा में उड़ रही है जो संजय झा से मतलब अलग बात है। वो ये बात है कि पलटू राम के तो मतलब कुलदीपक हैं, जो पलटू राम की अकेली संतान है, निशांत कुमार। निशांत कुमार इस बार राजनीति में हो सकता है पदार्पण कर दें। और ये निशांत कुमार का भी किस्सा बहुत अजीब है।
देखिए, आप जानते हैं कि पलटू अक्सर लालू यादव पर कटाक्ष करते हैं कि देखिए ना लालू यादव इतना बच्चा पैदा कर दिए, देखिए ना लालू यादव इतना लंबा लाइन लगा दिए, देखिए ना कितना बच्चा पैदा कर दिए लालू यादव। ये मैं भी मानता हूँ कि जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ी समस्या है और किसी को मेरे मुताबिक भी एक से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। लेकिन अब तक जो निशांत कुमार थे, वो पीछे रहते थे, पृष्ठभूमि में रहते थे और ऐसा दिखाते थे कि उनको राजनीति को से कोई मतलब है नहीं। निशांत कुमार भी नीतीश कुमार की तरह अपने पिता की तरह ही इंजीनियर हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीआईटी मेसरा में की। आप जानते हैं बीआईटी मेसरा रांची के नज़दीक है, झारखंड में है। लेकिन निशांत कुमार की कभी राजनीतिक ऐसी सुगबुगाहट दिखाई नहीं देती थी और इसलिए कई बार लालू परिवार भी कटाक्ष करता था। जैसे हाल में राबड़ी देवी का बयान भी आया है कि हमने हमने तो इतने बच्चे थे, हमारे 9 बच्चे थे, लेकिन नीतीश कुमार तो अपने एक बच्चे को नहीं सुधार सके। तो इस तरह लोग पलटू राम पर भी कटाक्ष करते थे। तो निशांत कुमार के अब राजनीति में आने की चर्चा बहुत तेज हो गई है। और अब देखिए ये सब कैसे हो रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब की नौबत क्यों आ रही है। अब देखिए नीतीश कुमार के साथ समस्या ये है कि वो बेचारे इतने दिनों से परिवारवाद पर चोट करते आए हैं। कभी लालू के परिवारवाद पर चोट करेंगे, कभी राहुल गांधी के परिवारवाद पर चोट करेंगे, कभी इसके परिवारवाद पर चोट करेंगे, फिर उसके परिवारवाद पर चोट करेंगे। और अब घूम फिर के जब पलटू राम खुद अपने ही बेटे को ले आएंगे राजनीति में तो लोग बोलेंगे क्या परिवारवाद का क्या हुआ। तो खैर इसके लिए कोई पलटू राम पर असर नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो एक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं। वो शर्म हया छोड़ के राजनीति में आए हैं। यदि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ तो वो शर्मनिरपेक्ष हैं और इन सब बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। आज नरेंद्र मोदी के चरण छूते दिखाई देते हैं। तो पलटू राम भी बहुत दार्शनिक अंदाज का चेहरा बनाएंगे और कहेंगे कि देखिए मैं तो परिवारवाद का बहुत विरोधी रहा हूँ, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की एक ये इच्छा थी और बिहार की एक इच्छा है विशेष दर्जा दिलवाना है, फलना चिलना। और वो फिर निशांत कुमार की एंट्री करवा देंगे राजनीति में। अब आप कहेंगे कि पलटू को अचानक उत्तराधिकारी चुनने की आवश्यकता क्यों हुई? इतने साल से तो पलटू राम बिहार की छाती पर मूंग दल रहे हैं मुख्यमंत्री बन के, तो फिर उत्तराधिकारी की बात क्यों शुरू हुई? तो आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीने में, मोटा मोटी 1 साल रखिए, 12 महीनों में पलटू राम के मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य पर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। और ये सवाल उठने लाजमी है। जिस तरह से उनके बहुत सारे बयान असामान्य आते हैं, उनकी कुछ हरकतें जो होती हैं वो असामान्य हो जाती है। वो कहीं जुबान लड़खड़ाती है, कहीं शरीर लड़खड़ाता है, कहीं कहीं शरीर आत्मा दोनों लड़खड़ा जाते हैं। तो इस चीज़ को लेके एक बहुत लोगों में कानाफूसी दिनों दिन तेज होती जा रही है कि क्या हो रहा है मुख्यमंत्री को। जैसे एक बार आपको याद होगा कुछ महीने पहले पलटू ने विधानसभा में और विधान परिषद दोनों में एक बहुत ही अश्लील भाषण दिया था। बहुत ही मतलब फूहड़ और भौंडे किस्म का भाषण दिया था। भाषण तो उन्होंने दिया था जनसंख्या नियंत्रण पर, प्रजनन दर को नियंत्रित करने के लिए। विषय तो बड़ा ही अच्छा था, ज्वलंत मुद्दा था, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बातों को रखा तो उससे तो मतलब लोग उछल गए कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी भाषा बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। और उस पर इतना हंगामा हुआ कि अंत में पलटू को खेद प्रकट करना पड़ा। उस पूरे भाषण के दौरान पलटू के पीछे एक महिला मंत्री महोदया बैठी हुई थी। वो भी बिल्कुल सर को गड़ा कर ही बैठी रही थी। तो बहुत अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी। उसके बाद साथियों क्या हुआ कि पलटू राम की और हरकतें असामान्य होने लगी। वो जिसका पैर छूने लगे। और पैर तो छूना ठीक है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। मैं भी पैर छूता हूँ जिनको मैं इज्जत देता हूँ, इसमें कोई खराब बात नहीं है। लेकिन जिस को यदि आप पैर छूने लगे तो इसमें तो कुछ सवाल उठेंगे ना। जैसे कि 2-3 बार तो वो नरेंद्र मोदी के चरणों में लौट चुके हैं, जबकि इस देश के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री के चरण में कोई मुख्यमंत्री नहीं लौटता है। ये एक नई परंपरा पलटू राम ने शुरू की है और उस मोदी के चरणों में लौट रहे हैं जिस मोदी से उनको इतनी एलर्जी थी कि उनका नाम आने पर इन्होंने भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी को गोवा की कार्यकारिणी में भाजपा ने अपना प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया था, पीएम फेस घोषित किया था, तो उसके बाद पलटू राम ने भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ दिया था। उनको मोदी से इतनी एलर्जी थी, आज उनका पैर छूने लगे हैं। एक दूसरा किस्सा अशफाक करीम का है। अशफाक करीम जो कटिहार मेडिकल कॉलेज चलाते थे, राज्यसभा एमपी थे, इस बार उनको
कटिहार से लोकसभा का टिकट राजद का नहीं मिला तो उनकी भी अंतरात्मा जग गई, वो राजद राजद छोड़ के वो जदयू में आ गए। जब जदयू में आए तो अशफाक करीम मुख्यमंत्री से मिलने गए, जो होता है एक औपचारिक भेंट होती है गुलदस्ता लेके हाथ में, तो मुख्यमंत्री ने खटाक से उनका पैर छू लिया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अशफाक करीम, ना तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री से उम्र में बड़े हैं, ना किसी तरह के कद में बड़े हैं, ना किसी तरह से बड़े हैं, इनका पैर छूने की क्या बात हो गई। तो ये सब कुछ असामान्य हरकतें हैं। असामान्य हरकतों की बहुत लंबी लिस्ट है, फिर भी मैं आपको आपकी याददाश्त को थोड़ा ताज़ा करने के लिए सब बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक महावीर चौधरी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, दिवंगत हो गए। उनके पुत्र अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा हुई अशोक चौधरी के घर पर। तो वहाँ पलटू राम गए और उन्होंने हाथ में फूल लिए, और जो फूल उनको महावीर चौधरी की तस्वीर पर चढ़ाने थे, वो फूल जाकर उन्होंने अशोक चौधरी के सर पर चढ़ा दिया। मतलब बेचारे अशोक चौधरी को जीते जी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। अशोक चौधरी भी पूरा सकपका गए, लेकिन दांत निपोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था उनके पास। तो इस तरह पलटू राम का एक सिलसिला शुरू हुआ। एक बार, अभी 2-3 बार उन्होंने क्या किया कि चुनाव प्रचार में, लोकसभा चुनाव का जो प्रचार हुआ था, घूम घूम के कहते थे कि हम लोग तो 4000 सीट जीत रहे हैं, 4000 सीट जीत रहे हैं। 543 सीटों के लिए वोटिंग हो रही थी और उससे पलटू राम 4000 सीट जीत रहे थे। बख्तियारपुर में उन्होंने कह दिया कि आप लोग हमें जिताए, वोट दें और माननीय नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना दें। तो इस तरह की असामान्य हरकतें होने लगी। एक बार वो बिल्कुल लड़खड़ाने लगे थे, उनके आसपास के सुरक्षा कर्मियों ने उनको मतलब बचाया गिरने से। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि सुबह-सुबह पलटू उठे तो उनके दाहिने हाथ में इतना दर्द हुआ कि छटपटा गए। फिर उनको टाँग-टूँग के लोग ले गए। मेदांता हॉस्पिटल पटना है, वहाँ उनको दिखाया गया। हड्डी रोग विशेषज्ञों ने जाँच की। रिपोर्ट तो ऐसी सार्वजनिक नहीं हुई है, कम से कम मुझे जानकारी नहीं है। संक्षेप में कहने का ये मतलब कि आजकल पलटू राम जो हैं, उन पर उम्र का असर दिखाई देने लगा है, क्योंकि अब 16 साल के तो रहे नहीं। 1950-51 में उनका जन्म हुआ है, तो 70 को पार कर चुके हैं। तो उन पर उम्र हावी होने लगा है, तो लोगों ने कहा कि अब नीतीश जी आपको उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए, है ना? मुगल बादशाहों का भी आपको याद होगा, जब मुगल बादशाह बूढ़े हो जाते थे तो किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे, नहीं घोषित करते थे, शहजादा आपस में तलवार खींच लेते थे। तो लोगों ने ये कहा। और अभी देखिए पड़ोसी राज्य में क्या हुआ है, जरा उड़ीसा पर भी नजर डाल लीजिए। पड़ोसी राज्य तो हमारा है उड़ीसा। अब तो पूरी तरह पड़ोसी नहीं रहा, क्योंकि अब तो वो झारखंड बन गया है, तो झारखंड से सटा हुआ है। लेकिन एक जमाने में उड़ीसा बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। तो वो जब उड़ीसा में मुख्यमंत्री अभी हाल में हटे हैं नवीन पटनायक, नवीन बाबू, लगभग 24-25 साल से लगातार उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। बीजू जनता दल अ, के वो नेता थे। तो नवीन बाबू ने शादी नहीं की है, जैसे मैंने शादी नहीं की, ऐसे नवीन बाबू ने शादी नहीं की है। तो नवीन बाबू का कोई परिवार में कोई ऐसा मतलब बेटा बेटी जिसको कहते हैं वो था नहीं। तो जब वो थोड़ा ये रहने लगे, अस्वस्थ रहने लगे, तो उन्होंने एक आईएएस अधिकारी को, एक पांडियन नाम के आईएएस अधिकारी को एक तरह से अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और वो जो पांडियन है वो उड़िया नहीं है, वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तमिल है, उड़ीसा उनका कैडर है और उड़ीसा में उनकी तैनाती हुई थी। लेकिन वो मुख्यमंत्री के इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए कि एक तरह से नवीन बाबू ने उनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। पांडियन ने नौकरी से वीआरएस ले लिया, यानी कि आईएएस की नौकरी छोड़ दी और नवीन बाबू के बिल्कुल परछाई की तरह रहने लगे। अब इस बात पर उड़ीसा में ये मामला एक मुद्दा बन गया कि भाई ये तमिल बाहर से आकर उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनेगा, नवीन बाबू का उत्तराधिकारी बनेगा। इस चीज़ को विरोधियों ने भुना लिया और इस चुनाव में इसलिए नवीन बाबू आउट हो गए। चुनाव मतलब हारना पड़ा उनको, उनकी सरकार चली गई। तो लोगों ने कहा कि अरे जैसे नवीन पटनायक ने अपना उत्तराधिकारी चुनने में भूल कर दी, तो उनका ये हाल हो गया, तो आप तो भूल नहीं कीजिए। तो पलटू राम ने कहा कि ठीक है, अब तो निशांत कुमार को लाना चाहिए। अब देखिए साथियों कि इसमें 2-3 चीज़ें पेंच है। पेंच ये है कि एक तो निशांत कुमार जो है उनकी बिहार में कोई पहचान नहीं है। ज़्यादातर लोग तो नाम भी नहीं जानते निशांत कुमार का। लोग ये जानते हैं कि हाँ, पलटू का कोई बेटा है। लेकिन उस बेटे का शुभ नाम क्या है, वो बेटा क्या करता है, लोग उसको चेहरे से भी नहीं पहचानते। संक्षेप में कोई भी मतलब पहचान नहीं है। तो एक तरह से निशांत कुमार को राजनीति में लाना थोड़ा ये है, पता नहीं उनका क्या राजनीतिक अनुभव है, कैसे रहेंगे, ये एक पेंच है। जैसे कि आपको याद होगा 1997 में लालू यादव जब गया था इसमें चारा घोटाला में जेल, तो उसने अपनी पत्नी को, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। उस समय भी शुरू में बहुत दिक्कतें पेश आई थी। तो कुछ कुछ वही हाल होगा निशांत कुमार का।
और उससे भी बड़ा पेच ये है कि क्या जो जदयू के पुराने नेता हैं, जो मतलब बहुत सीनियर नेता हैं, जिनके सामने एक तरह से निशांत कुमार का जन्म हुआ है, क्या वो लोग पुराने नेता निशांत कुमार को अपना लीडर स्वीकार करेंगे? तो ये भी एक पेच है। आप कहेंगे कि जैसे राजद के पुराने नेताओं ने तेजस्वी को नेता स्वीकार कर लिया, ऐसे जदयू वाले भी कर लेंगे। लेकिन एक फर्क है कि तेजस्वी तो शुरू में मतलब शुरू से ही लालू ने उसको अपना उत्तराधिकारी के रूप में एक तरह से बना लिया था। लोग मानसिक रूप से लोग उसके लिए तैयार थे। लेकिन ये निशांत कुमार के साथ ये बात नहीं है। अब उसमें एक और चर्चा की एक और मजेदार बात आ रही है कि एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं बिहार सरकार में, पलटू राम के, वो नालंदा के ही रहने वाले हैं, है ना? और जाति भी उनकी वही है, मतलब कुर्मी है, जो पलटू की जाति है। तो वो बहुत दिनों से लात टपका रहे थे और उनके चमचे भी ये कहते फिर रहे थे कि ये जो मंत्री महोदय है, ये तो नीतीश कुमार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी है, नेचुरल सक्सेसर है। मतलब नीतीश कुमार तो इनको अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे ही बनाएंगे और नीतीश बाबू के बाद समझिए यही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो जो सीनियर मंत्री हैं, वो आजकल बिल्कुल सदमे की स्थिति में पड़ गए हैं। सुना है उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया है और शायद कुछ दूध दूध पीकर ही रह रहे हैं 2-4 रोज से। मंत्री महोदय को इतना जोर का सदमा लगा है। तो आप समझ ही गए होंगे वो कौन है, मैं उनका नाम क्या लूं। तो वो मंत्री जी हैं। और इसी तरह और भी बहुत सारे सीनियर नेता हैं। और इस पूरा जो घटनाक्रम है, इस पर जो पलटू के विरोधी लोग हैं, उनकी कड़ी नजर है। उनको लग रहा है कि यदि जदयू में कुछ उठा-पटक हो तो इसका हम लोग फायदा उठा लें। मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक वीडियो बनाया था इस पर, चंद्रबाबू नायडू पर। तो मैंने बताया था कि किस तरह तेलुगु देशम का विभाजन हो गया था, तेलुगु देशम में बगावत हो गई थी जब एनटी रामाराव ने बुढ़ापे में जाकर दूसरी शादी कर ली थी और चंद्रबाबू नायडू अपने दामाद को किनारा लगा दिया था। तो उससे मिलती जुलती बात कुछ यहाँ भी हो सकती है जदयू में, कि अगर अचानक पलटू राम चाहेंगे कि वो निशांत कुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें और चाहे कि निशांत कुमार के हाथों ही जदयू की कमान रहे, तो हो सकता है इसको लेके पार्टी के अंदर कुछ विद्रोह की स्थिति आ जाए। क्योंकि निशांत कुमार का बिहार में ऐसा जनाधार भी नहीं है। और एक और बात है, ऐसे तो पारिवारिक है, लेकिन राजनीति में तो परिवार समाज सब गड्ढ-मड्ढ हो जाते हैं। वो ये है कि इस पर भी पहले मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि पलटू की बीवी उससे काफ़ी दूर रहती थी। यानी कि निशांत कुमार की जो माँ थी, मंजू सिन्हा, जो एक बहुत साहसी महिला थी, शिक्षित महिला थी, एक हाई स्कूल में टीचर हुआ करती थी इंग्लिश की, उसके पलटू के साथ संबंधों में बहुत खटास आ गई थी। और ऐसा हुआ कि वो सीएम हाउस इक्का-दुक्का बार आती थी, नहीं तो वो बिल्कुल अलग रहती थी। और ऐसी स्थिति थी कि जब पलटू राम हेलीकॉप्टर में घूमते थे तो उनकी पत्नी मंजू सिन्हा रिक्शा से घूमती थी। और इसको लेके तरह-तरह की बातें भी बिहार में कानाफूसी में की जाती है। कभी अर्चना एक्सप्रेस की ये चर्चा होती है, कभी उपासना एक्सप्रेस की चर्चा होती है। बहुत सारी बातें कही जाती है, थोड़ा कहना है, ज़्यादा समझना है। तो ये बात है। तो इसलिए लोग ये कहते हैं कि मंजू सिन्हा की मौत भी 2007 में जो हुई थी, वो रहस्यमय मौत हुई थी। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, दिल्ली ले जाया गया, वहाँ उनकी मौत हो गई। तो क्या निशांत कुमार अपने पिता को कभी माफ कर पाएंगे, जो सलूक निशांत कुमार के पिता ने उनकी माँ यानी मंजू सिन्हा से किया है? तो आज का वीडियो साथियों यही तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।